हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है ईवीएस के अंतर्गत यूज़ होने वाले महत्वपूर्ण जो है शब्दावलियाँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है वीडियो। सीटेट जुलाई 2024 के लिए ये बहुत खास वीडियो है आपके लिए। ये महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं, अगर आपने इनको तैयार कर लिया, इन शब्दावलियों के बारे में जान लिया, तो जो है अधिकतम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस जो है आपके सही हो सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस तो कहीं भी नहीं गए, किसी भी हर हाल में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जो है आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में इन शब्दावलियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं बात शब्दावलियों के बारे में जानते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। शिक्षण सूत्र क्या होता है? पहले तो कई बार आप एक वर्ड आएगा शिक्षण सूत्र के बारे में। तो शिक्षण सूत्र वो होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। अधिगम मतलब लर्निंग को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ एक शिक्षक को, एक टीचर को शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र हैं क्या क्या? अगर हम उन शिक्षण सूत्रों के बारे में बातें करेंगे जो आमतौर पे ईवीएस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें एज अ टीचर जो है क्या क्या यूज़ किया जाता है। एज अ टीचर जो है पढ़ाते वक्त जो है कहानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही शिक्षण सूत्र है। कहानी का प्रयोग करते हैं, खेल खेल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक, और जो है प्रतियोगिता के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ग्रुप में बैठाते हैं और ग्रुप में स्टडीज़ कराते हैं। ठीक है, कुछ जो है देखने वाली सीडीज़ का प्रयोग करते हैं या ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि जो है कार्टून और बच्चे जो है देख के सुन करके पढ़ें। तो ये शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। समझ गए होंगे इस चीज़ों को। अच्छा, कुछ खास शिक्षण सूत्रों के बारे में जान लेते हैं जो थोड़े से जो है वर्ड्स, जिनके जो है शब्द थोड़े से हार्ड होते हैं, जो कई बच्चों को समझ में नहीं आते, पता नहीं चल पाता कि ये इसका कहना क्या चाह रहा है। तो इन चीज़ों के ये बिल्कुल रट लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला जो शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कई बार आपको ऑप्शंस में ज्ञात से अज्ञात की ओर इस तरीके के वर्ड्स आपको जानने को मिलेंगे। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये जो है शिक्षण सूत्र होता है, एज अ जो टीचर जो यूज़ करता है, ये है क्या? तो शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पहले, मतलब बच्चों को लर्निंग कराने से पहले पूर्व उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो शिक्षार्थी जानता है, ऐसे जो ज्ञान को जो बच्चा पहले से जो है उस टॉपिक के बारे में जानता है, उसको पहले से कोई नॉलेज है, से जानता है, से पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। तो उस टॉपिक को उससे स्टार्ट करना चाहिए जो बच्चा उसके बारे में, जैसे अगर क्लास जो है मान लीजिए क्लास 1 की है क्लास, ठीक है, और बच्चे को जो है ABCD पता है, तो हम पहले उसी से प्रारंभ करेंगे किसी भी चीज़ के। ए फॉर डायरेक्ट है, ये नहीं बताएंगे कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर आंट भी होता है, फॉर एरो भी होता है, फॉर एरोप्लेन भी होता है, ये सब चीज़ें नहीं, पहले ए फॉर। तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और फिर जो है जो उसको नहीं पता, ए फॉर एप्पल पता है, अब उसको ये ज़रूरी तो नहीं कि ए फॉर एप्पल के अलावा उसको सारी चीज़ें पता हो, तो ए फॉर एक्स भी होता है, ये भी हम बताएंगे, है ना। ए फॉर एरो भी होता है, ये भी नहीं। तो ज्ञात से अज्ञात, पहले उसे पता था ABCD, ये ज्ञात हो गया, और अज्ञात हो गया एक्स, एरो, एप्पल, एरोप्लेन, ये सब चीज़ें अज्ञात की ओर। आप समझ गए होंगे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है टीचर जो है ये चीज़ें को ट्राई करेगा बच्चों के ऊपर। तो जो बच्चों को पहले से नॉलेज है उसको जानने का प्रयास करेगा टीचर, फिर उसके बाद जो है उस पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है एक नया जो है उसको ज्ञान। तो याद रखना, पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर टीचर जो है नवीन ज्ञान जो है प्रदान करता है बच्चों में। ठीक है, तो याद रखना, पूर्व ज्ञान के आधार बनाकर टीचर जो है बच्चों के अंदर नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। अमूर्त और अमूर्त जो है ये शब्द आपको बहुत बार मिलेगा, ये CDP में भी ये शब्दावलियों का प्रयोग बहुत होता है। तो शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों को ज्ञान कराना चाहिए जिसे वो छू सके, समझ सके, देख सके। उसके पश्चात ही कल्पनाशीलता पर बात करनी चाहिए। जैसे पहले ऐसी बातें करनी चाहिए जो लॉजिकल हो, मूर्त हो, मतलब समझने लायक हो, जो देख सके, महसूस किया जा सके, जिसकी गणना की जा सके, और फिर धीरे धीरे उसको अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। मतलब इमेजिनरी सोच आधारित होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच, कि यार मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब इस जो है मैं चाहता हूँ कि पेन जो है
ये पेन है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको, एग्जाम्पल तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, ये है एक मूर्त चीज़, मेरे पास पेन है, पेन का कार्य है लिखना, ठीक है। अब एक बच्चे को हम समझा रहे हैं कि देखो ये लिखता है पेन, ये ऐसे लिखता है, तुम भी लिख के दिखाओ, ये देखो, तो बच्चे ने लिखा, ये मूर्त चीज़ है, ठीक है। अब क्या है, हमने उससे कहा कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा पेन बनाना जो लिखे नहीं, हम उसको बोलते जाएं और वो लिखता जाए हम उसको बोलते जाएं और लिखता जाएं। तो आमतौर पे फ़ोन में ऐसी जो है, आप व्हाट्सअप पे जो है एक जो रिकॉर्डिंग का जो है कोने में होता है, उसको जब आप ऑन कर लेते हैं तो वो आप बोलते जाते हैं, वो लिखता चला जाता है, वही। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है। या फिर काल्पनिक चीज़ें, घोड़ा है जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उस चीज़ को समझ लो। शिक्षार्थियों को एक उड़ने वाले पक्षी के बारे में बताना है, एक घोड़ा दिखाया गया है बच्चों को, उसके पश्चात उनसे कहा गया कि सोचो कि उड़ने वाला घोड़ा कैसा दिखेगा, ठीक है, उड़ने वाला घोड़ा कैसा दिखेगा। तब वे बच्चे कल्पना करते हैं कि उड़ने वाले घोड़े में भी पंख लगेंगे क्योंकि जो है पक्षी में। तो यही है मूर्त से अमूर्त, पहले उसने पक्षी दिखाया, फिर घोड़ा दिखाया, फिर उसे अमूर्त चीज़ों पे, कल्पना पे लेके गया, उसको जो है इमेजिनेशन पे लेके गया। उड़ने वाले घोड़े को कहा जाता है यूनिकॉर्न, याद रखना, यूनिकॉर्न कहते हैं। गूगल कर लीजिएगा इस इमेज को तो आप समझ जाएंगे कि यूनिकॉर्न कैसा दिखता है, इमेजिनरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल से जटिल की ओर, कई बार आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा ऑप्शंस में, सरल से जटिल की ओर जाना। तो बच्चे को पहले सरल चीज़ें बताइए, धीरे धीरे जो है शुरुआत करनी चाहिए, सरलता से चीज़ों को शुरुआत करनी चाहिए जो उसको समझ में आए, बहुत आसानी से समझ सके। उसके बाद जो है जटिल चीज़ों को जो है उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। एकदम से जो है 1 2 3, जैसे पहले 1 2 3 4 5 ये सब ये याद कराइए, काउंटिंग याद कराइए, उसके बाद 2 की टेबल, फिर 3 की टेबल, फिर 4 की टेबल, फिर धीरे एक प्रोसेस बाय प्रोसेस होना चाहिए। 1 2 3 से 10 तक की जब वो काउंटिंग याद हो जाए तो उसको जो है बैकवर्ड काउंटिंग 10 9 8 इस तरीके से जो है पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक तो वो कन्फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। सरल से जटिल की ओर जाने से फ़ायदा ये होगा कि बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं होगा, आसानी से धीरे धीरे चीज़ों को समझेगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस। और जब वो चीज़ों को समझेगा तो लंबे समय के लिए समझेगा, मतलब तार्किक जो है उसकी जो है अंदर चीज़ें हर रूप में समा जाएंगी जो वो पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो सरल से जटिल की ओर जाना भी जो है एक शिक्षण तकनीक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, पूर्ण से अंश की ओर। अब पूर्ण से अंश की ओर क्या है, अधिगम कराए जाने से पहले, मतलब लर्निंग, टीचर जब किसी बच्चे को कुछ सिखा रहा होता है, उसको कराए जाने से पहले जो भी वो टॉपिक पढ़ा रहा होता है, जिस पाठ को वो पढ़ा रहा होता है, उसका जो है एक ब्रीफिंग दे देना, उसका सारांश प्रस्तुत कर दे, एक तरीके से प्रेजेंटेशन पेश करेगा। प्रेजेंटेशन उसके बारे में कुछ छोटी मोटी नॉलेज बता देगा, उसके बारे में कुछ जानकारी बता देगा कि ये चीज़ें ऐसी होती है। उसके बाद उसके विभिन्न अंशों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पूर्ण से अंश की ओर जाना है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम ट्रैवल करते हैं, अब हमें ट्रैवल करना है। अब ट्रैवल करने के बारे में पहले हम जानकारी देंगे कि हमें कहाँ जाना है, बच्चों को हम पूरा एक सारांश ब्रीफिंग देंगे कि देखो ट्रैवल करने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसके बाद हम ट्रैवल किससे करते हैं, फिर हम जहाँ जा रहे हैं उस लोकेशन के बारे में बताते हैं, वहाँ ठंड है कि गर्मी है, ठंड है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना, उन चीज़ों, ठंड में किस चीज़ के खाने की ज़रूरत। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम एक तरीके से नॉर्मल छोटी मोटी नॉलेज देते हैं। उसके बाद जो है उसको तोड़ तोड़ के वो चीज़ें दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद विभिन्न अंशों का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण से अंश की ओर जाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है ये एक शिक्षण तकनीक है, विधि है जो टीचर यूज़ करता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना का मतलब है, इस विधि को आगमन विधि कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिलेगी। तो इस विधि को आगमन विधि भी कहा जाता है। सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण, तो याद रखना आगमन विधि में एक पहले टीचर को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके उपरांत जो है उदाहरण देते हुए विषय का जो है सामान्यीकरण करना चाहिए, मतलब स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का मतलब है कि पहले उदाहरण पेश करना, ठीक है, चीज़ के बारे में पहले उदाहरण, फिर उसके बाद जो है स्पष्टीकरण या सामान्यीकरण होना चाहिए। इस विधि को आगमन विधि कहते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों के विषय में व्यापक जानकारी देनी चाहिए। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण तो मतलब हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं
उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, एक बिल्कुल मतलब एक ब्रीफिंग नहीं चाहिए, हल्की फुल्की जानकारी नहीं देनी है, एक व्यापक जानकारी देनी है, मतलब उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देनी है। उसके बाद ही जो है उस टॉपिक पर जो है व्यापक रूप से चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करते हुए फिर उसका सारांश जो है प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो पहले का मतलब है कि पहले जो है व्यापक, पहले उदाहरण नहीं देना है, पहले जो है व्यापक जानकारी देनी, फिर धीरे धीरे आगे जो है सारांश प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जंगलों की कटाई होने से पहले होने वाले नुकसान के विषय में व्यापक जानकारी हमें बतानी है बच्चों को। ठीक है, पहले नुकसान बताना है, उसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं, नुकसान क्या हो रहे हैं। फ़ायदा ये हो रहा है कि जंगलों की कटाई होगी तो उससे लकड़ी होगी, लकड़ी होगी तो फर्नीचर बनेंगे, पेपर बनेंगे। नुकसान ये होगी कि पर्यावरण को नुकसान, इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। फिर उसके बाद उसका सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है कि जंगल के पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुभव से तर्क की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है उसको अंत तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अनुभव से तर्क की ओर अब एक नया जो है शब्द है, तो उसको देख लेते हैं। अनुभव से तर्क की ओर क्या है, तो शिक्षार्थी जो है अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उनके अनुभव से जुड़े होते हैं, और इस अनुभव के उनके अपने अपने तर्क होते हैं। बच्चों का अनुभव उन्हें उनके संसार से जुड़ने, विमर्श करने और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। तो अनुभव से तर्क, बच्चा धीरे धीरे पहले कोई कुछ चीज़, मान लीजिए किसी के साथ कोई घटित होती कोई घटना, तो वो घटना से सीखता है कि मान लो मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा, कहीं ठोकर लग जाएगी तो मैं गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी। तो उसने एक अनुभव फील किया, अब चोट लगेगी तो मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, है ना, मुझे हो सकता है कि मुझे सुई लगे, हो सकता है मेरे पैर में पट्टी लगे। ये जो है अनुभव फील करेगा, उसी के आधार पर वो तर्क निकालेगा कि मुझे क्या क्या होगा, क्या क्या करना होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। उदाहरण देखते हैं। कोई बालक ये कहता है कि हल्दी लगाने से उसकी चोट ठीक हो जाती है, वहीं दूसरा बालक ये कहता है कि लौंग से उसके दांत के दर्द जो है ठीक हो गया और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो उसने अनुभव फील किया कि हल्दी, उसने किसी दिन जो है गिर गया होगा, चोट लग गई होगी, उसने हल्दी लगाई होगी और उससे जो है उसकी चोट ठीक हो गई होगी। इसी तरीके से दूसरा बालक होगा जिसके मम्मी पापा ने कभी जो है उसको बताया होगा कि जो है बेटा दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग दबा लो, तो लौंग दबा लो जो है उससे दांत का दर्द जो है गायब हो जाता है और उसको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोनों का तर्क है कि वह बिना दवाई खाए सही हो गए। उनको ये बताया जा सकता है कि कुछ मसालों की दवाई के रूप में। इसका मतलब है कि उसने जो बच्चे जो है तर्क निकालेंगे कि ऐसा है कि कुछ जो है ऐसे मसाले भी होते हैं जो दवा के रूप में काम करते हैं, जो आपका दर्द निवारक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है अनुभव के आधार पर उन्हें तर्क ये निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, तो पहले विद्यार्थी को प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए, फिर उसके बाद अप्रत्यक्ष ज्ञान। जो सामने दिख रहा है वही प्रत्यक्ष है, और जो पीठ पीछे है जिसको हम देख नहीं सकते अप्रत्यक्ष है। तो पहले जब भी हम कुछ पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो सामान्य रूप से जो सामने दिख रहा है उसी को पढ़ाएंगे, फिर अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ाएंगे, है ना, इमेजिनेशन पे पढ़ाएंगे मतलब। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या है, तो बालक को ज्ञान होता है पर अनिश्चित और अस्पष्ट उसके ज्ञान को शुरुआत मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो मतलब अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है कि जब जो बच्चा होता है उसका ज्ञान जो होता है वो पहले जो है एक अनिश्चित रूप में होता है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो हर चीज़ को जो है पूरा क्लियर फॉर्म में नहीं कह सकता कि बिल्कुल यही सही है, मतलब उसको सही रूप में उसको नॉलेज नहीं होती। और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है, पढ़ाई करता है, नॉलेज गेन करता है, तो वो निश्चित की ओर बढ़ जाता है। पहले जैसे छोटे बच्चे से आप पूछो 1 से 10 तक की, अगर एक बार कंफ्यूज करना चाहो 1 के बाद क्या आता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। और वहीं पे जो है धीरे धीरे जो है 5th क्लास के बच्चे से पूछो कि 1 से 10 तक, उसका ए के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है, 4 के बाद क्या आता है, तो वो तुरंत एग्जैक्ट बता देगा और बिना कंफ्यूज हुए। तो वही होता है अनिश्चित से निश्चित ज्ञान की ओर बढ़ना, जो है एक शिक्षण विधि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक नया जो है शब्द मिलेगा आपको, अन्वेषण। अन्वेषण शब्द का मतलब है खोज विधि। ठीक है, तो ये दोनों शब्दों को याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अन्वेषण विधि होता क्या है, ये विधि के जन्मदाता हैं जो है प्रोफेसर जो है आर्मस्ट्रॉन्ग।
ये विधि जो है स्वयं करके सीखने पर आधारित है। मतलब खोज विधि जो है, खोजना जो है बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, खोज विधि। जब कोई बच्चा जो है स्वयं से जो है किसी का कार्य को या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, तो वो एक तार्किक रूप में सॉल्यूशन पाता है और उसके बाद वो लंबे समय तक उस चीज़ को याद रखता है अपने दिमाग के अंदर कि मैंने स्वयं से करा है। तो स्वयं से करके सीखना जो है सबसे अच्छा सीखना माना जाता है बच्चों की। इस विधि में शिक्षार्थी जो है स्वयं सूचना और सिद्धांतों की खोज के लिए अपने अनेक प्रयोग करता रहता है। मतलब वो स्वयं से ही सूचना गेन इकट्ठा करता है, ढूंढता है और उसके जो है नॉलेज गेन करता है, उसके प्रिंसिपल, उसके जो है थ्योरीज के बारे में जानने का प्रयास करता है और नई थ्योरी इजाद करने का कोशिश करता है। इस विधि में जो है शिक्षार्थी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो है विकास होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अन्वेषण विधि में जो है किस प्रवृत्ति का विकास होता है, तो खोज विधि में या अन्वेषण विधि में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इस विधि में शिक्षक जो है मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो टीचर होता है इस खोज विधि में बच्चे को ही सब कुछ करने देने का प्रयास करता है, स्वयं से करता है बच्चा स्वयं से, लेकिन एज अ टीचर जो है आप केवल उसके पास जो है प्रेजेंट रहते हैं और कहीं जहाँ जहाँ बच्चा भूल जाता है, जहाँ जहाँ उसको याद नहीं रहता, जहाँ जहाँ वो कंफ्यूज होता है, वहाँ पे आप उसको केवल जो है एक बूस्ट देते हैं, उसको मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं एज अ टीचर। इस विधि में शिक्षार्थी जो है आत्मविश्वास, उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका चिंतन सोचने की क्षमता बढ़ती है और वो स्वयं में आत्मनिर्भर हो पाते हैं आने वाले भविष्य में। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस विधि के द्वारा जो है क्या डूबा, कैसे डूबा, क्या तैरा, हवा चीज़ों को कैसे गर्म करती है, ठंडा करती है, शीशा धुंधला कैसे हो जाता है, परछाई कैसे बनती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज गेन करता है। ठीक है, इससे अधिगम कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रमण विधि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर जो है भ्रमण विधि का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना चाहिए। तो इस विधि में शिक्षार्थी जो है भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, ये विधि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थिति से जोड़ता है। क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जा रहा है, बुक्स में जो पढ़ाया जा रहा है, उसको जो है भ्रमण के माध्यम से अगर पढ़ना है तो उसको मतलब वास्तविक जीवन से जोड़ करके भ्रमण करते हुए जो है चीज़ों को सीखना पड़ता है। ठीक है, यह विधि जो है शिक्षार्थियों को सक्रिय प्रत्यक्ष अधिगम प्रोवाइड करता है। शिक्षार्थियों का अनुभव उसकी ज्ञान रचना का आधार बनता है और इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी जो है प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं। भ्रमण जब करेगा तो नॉलेज गेन करेगा, उसके साथ साथ जो है नेचर को भी जानेगा, समझेगा। ठीक है, तो इससे प्रकृति के प्रति जो है उसका जो है एक नज़रिया बदलता है, उसकी सोच अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमन विधि। आगमन विधि बिल्कुल याद कर लीजिए। आगमन विधि जो होती है, ये इस विधि में पहले बहुत सारे जो है बच्चों को उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद उसको निष्कर्ष बताया जाता है। तो याद रखना, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर जाने वाली विधि है ये, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर। इस विधि द्वारा ज्ञान को स्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है और ये विधि जो है विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो ये जो विधि होती है, आगमन विधि जो होती है, वो विशिष्ट से समान और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आगमन विधि के बाद निगमन विधि आती है। इस विधि में पहले कोई नियम बताया जाता है। देखिए, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया गया, इस निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके पश्चात ही उदाहरण द्वारा जो है उसको समझाया जाता है। ये विधि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है जाती है। ये विधि बाल केंद्रित नहीं है, ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है, तो आंसर देना है निगमन विधि। और निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है, तो आगमन विधि एक बाल केंद्रित विधि है। इस विधि में शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जो टीचर होते हैं, उन बच्चे होते हैं, उनमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि जो है सीधा सीधा तुरंत नियम बता दिया गया है, फिर उसके बाद उदाहरण पर, तो बच्चे जो है नियम को जानेंगे है नहीं और सीधा रट लेंगे उस चीज़ को, तो रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि किस जो है विधि में से जो है रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो रटने की प्रवृत्ति निगमन विधि द्वारा बढ़ती है। ठीक है, अधिन्यास दत्त कार्य विधि, ये क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं। तो इस विधि में पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया जाता है
और इस विधि में शिक्षार्थियों को एक निश्चित समय में एक कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है और इस विधि में एक अभिन्यास पूर्ण होने पर ही अभिन्यास दिया जाता है। एक कार्य पूर्ण होने के बाद ही दूसरा कार्य दिया जाता है। दूसरा, इस विधि का मुख्य लक्ष्य जो है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस विधि में प्रत्येक जो है शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक क्या होता है? तो इस विधि के द्वारा ज्ञान जो है वास्तविक होता है, उसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। तो क्रिया सहायक मतलब किसी व्यक्तिगत अनुभव, किसी कार्य को करते हुए जो है मतलब जो है हेल्प करना, यही क्रिया सहायक सामग्री होती है, कहलाती है। उदाहरण जैसे किसी ऐतिहासिक जो है स्थान का भ्रमण करना या किसी संग्रहालय का भ्रमण करना या किसी उद्यान का भ्रमण करना, ये चीज़ें जो हैं क्रिया सहायक विधि कहलाती है। मूल्यांकन क्या होता है? कई बार आपको मूल्यांकन शब्द मिलेगा। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन जो होता है वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अधिगम को मतलब लर्निंग की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा जो है कितना सीखा है ना, कितना सीखा, लर्निंग उसकी जो है लर्निंग स्किल्स कितनी बेहतर हुई है। उसके बाद टीचर ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझाया है ना, उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है, इन सब का भी पता लगाया जाता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सतत मूल्यांकन क्या होता है? तो सतत मतलब पूरे जो है हर चीज़ का मूल्यांकन, किसी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, याद रखना, सर्वांगीण का मतलब होता है संपूर्ण विकास। इसके माध्यम से संपूर्ण विकास होता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। शिक्षार्थी का सतत मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है। तो टीचरों का जो शिक्षार्थी का जो मूल्यांकन होता है वो 3 प्रकार, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान की जाती है। निदानात्मक का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एजुकेशनल प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ के बारे में, और वो सही से चीज़ें सीख नहीं रहा है, तो उसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ करके जो है उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसी को जो है निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की प्रगति का मूल्यांकन एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है और इस मूल्यांकन हेतु घर कार्य, क्लास टेस्ट, दिया हुआ कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस मूल्यांकन से शिक्षक जो है अपनी शिक्षण विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार ला सकते हैं। तो रचनात्मक कार्य दे करके जो टीचर जो होता है उसकी एक तो जो टीचिंग मेथड है उसमें सुधार लाया जा सकता है, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है संज्ञानात्मक व्यवहार मतलब बौद्धिक जो व्यवहार होता है, तार्किक व्यवहार होता है, कॉग्निटिव जो है इंटेलिजेंस होता है, उसमें सुधार लाया जाता है। तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संकलनात्मक जो है मूल्यांकन, इस मूल्यांकन में संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षणिक जो है उपलब्धि का आकलन, मतलब एक पूरा टाइम जो है 1 साल का टाइम निकलने के बाद जो है हम उसका मूल्यांकन करते हैं उस बच्चे का, उस व्यक्ति का। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, परंतु व्यापक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पक्षों का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के महत्व को बताया गया है इस टॉपिक में। तो देखिए इस चीज़ को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
इससे जो है शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। तो जो है टीचर मतलब एज अ जो है टीचिंग वाले फॉर्म में भी और टीचिंग के मेथड के बाहर भी जो है इन चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। इससे शिक्षार्थियों की कमजोरी की पहचान कर उसका निदान बताया जाता है, बच्चे में क्या कमी है उसके बारे में पहचान करके जो है उसका सॉल्यूशंस क्या दिया जाता है वो उसको बारे में बताया जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करके। इस उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो इन मूल्यांकन के माध्यम से, इन दोनों मूल्यांकन से जो है बच्चे का जो है बौद्धिक स्तर बढ़ता है। ठीक है, इसके द्वारा उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर जो है शिक्षार्थियों की समस्या का समाधान किया जाता है। ये शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि अधिगम जो है प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न किए जा सके, और ये शिक्षार्थियों में सर्वांगीण जो है विकास पर बल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन के 5 जो है ई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द हैं ये जो है। जैसे पहला जो है शब्द है पर्यावरण में के अध्ययन में जो बहुत सारा यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं व्यस्तता, इंगेज जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये बालक गतिविधियों में व्यस्त रहता है। तो व्यस्तता या इंगेज होता है कि जब बच्चा जो है किसी न किसी कार्य में इंगेज रहता है, हर काम। इसमें बालक को पहले अनुभव की प्राप्ति होती है और इसमें बालक अवलोकन और रिकॉर्डिंग करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, खोज, एक्सप्लोर जिसे कहते हैं। इसमें बालक जो है देखने और सुनने वाली जो है सामग्रियों का प्रयोग करता है। इसमें बालक चीज़ों के कारण जाने की खोज करता है किसी भी मतलब किसी चीज़ का कारण जानने का जो है प्रयास करता है। जैसे एक विशेष वातावरण में विशेष प्रकार के पौधे क्यों उगते हैं। इसमें बालक जो है चीज़ों के बीच जो है तुलना करता है। इसमें जो है बालक चीज़ों के बीच में तुलना करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लेन, जिसे कहते हैं व्याख्या। इसमें बालक तर्क देता है और तर्क के आधार पर चीज़ों को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। जैसे शिकारी जानवरों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इलैबोरेट करता है, जिसको कहते हैं परिष्कृत वर्णन। इसमें बालक जो है चर्चा करता है, किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करता है और अपनी राय देता है, और दूसरी की राय को भी महत्व देता है और दूसरे की राय पूछता है। जैसे वन नहीं होंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को इलेबोरेट करता है, समझाने का प्रयास करता है, दूसरों से इसके बारे में राय भी जानने का प्रयास करता है। अब आते हैं फिर मूल्यांकन की ओर। तो इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएट करना, बालक जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषताएं होती हैं, इसका मूल्यांकन करता है, किसी भी चीज़ का वो मूल्यांकन करता है। मतलब मूल्यांकन मतलब किसी चीज़ के बारे में अपना निष्कर्ष देना। ठीक है, विश्लेषण जो है एक शब्द जो है आपको मिलेगा। इस संकेत के द्वारा बच्चे के पूर्वानुमान लगाना, परिकल्पना करना और निष्कर्ष निकालना जैसे कौशलों का आगमन होता है। जैसे राजाओं के किले जो है क्यों बनवाए, राजाओं ने जो किले क्यों बनवाए, अलग अलग ऋतुओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इसका विश्लेषण करना। दाल पकाने से पहले भिगोई क्यों जाती है, इसलिए इसका विश्लेषण करना, ताकि जो है ये जान सके तो ऐसा कारण क्या है। अलग अलग आकार के बर्तनों में पानी कम आएगा या ज़्यादा आएगा, इस चीज़ के बारे में बताना। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, इस संकेतक से बच्चे के विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता का पता चलता है। न्याय और समानता के प्रति, जैसे चीज़ों का पुनरुपयोग करना, बचे हुए भोजन को जमीन पर नहीं फेंकना, लैंगिक और वर्ग विभेदता के प्रति संवेदनशीलता दिखाना, ये सभी चीज़ें जो है न्याय और समानता के प्रति सरोकार जो है। ठीक है, सहभागिता नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें बच्चे जो है जिम्मेदारी लेते हैं, सहभागी होते हैं किसी चीज़ के बारे में, सहयोग प्रदान करते हैं, उसके मतलब ग्रुप स्टडी एक तरीके से, है ना। जैसे प्रयोग में ना होने पर बिजली का उपयोग बंद कर देना, या दूसरों की बातों को बिना जो है रोके सुनना और दूसरों के लिए कार्य करना, या फिर ग्रुप में एक दूसरे की मदद करना। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अधिन्यास विधि का मुख्य लक्ष्य है अभिभावकों को ज्ञान की जांच करना,
या अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो अभिन्यास विधि का मुख्य लक्ष्य जो है वो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है? मैंने आपको बताया था कि बाल केंद्रित ऐसी विधि कौन सी नहीं है, तो ये है निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है? इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर जो है उदाहरण पेश किए जाते हैं। नियम के बाद ही उदाहरण का पेश किया जाता है निगमन विधि में। ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण में निम्न में से किस सूत्र का पालन नहीं करना चाहिए? तो पर्यावरण शिक्षण में निम्नलिखित में से किस सूत्र का पालन नहीं करना चाहिए? सरल से जटिल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पूर्ण से अंश की ओर जाना ही जो है शिक्षण विधि का पहला लक्ष्य होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका चुनाव करेगा? ऑप्शंस देख लीजिए। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, या पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें उसका चुनाव करेगा, या फिर जो है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो उसका चुनाव करेगा, या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो इसका आंसर है डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन व्यक्ति के अंदर जो है रुचि पैदा करती है। तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना ही जो है मोटिवेशन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्न में से जो है क्रिया सहायक सामग्री कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था क्रिया सहायक सामग्री के बारे में, ऊपर टॉपिक पढ़ाया है। तो भ्रमण जो है क्रिया सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। तो ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण करना, संग्रहालय का भ्रमण करना, उद्यान का भ्रमण करना, ये सभी जो है क्रिया सहायक सामग्री कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मोहिनी हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए बच्चों को नज़दीक के पार्क में ले जाती है। वो किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर रही है? तो एज अ टीचर जो है वो नज़दीक के पार्क में ले गई है, तो इसका मतलब है कि वो क्रिया भ्रमण में लेके गई है। तो क्रिया सहायक सामग्री का जो है वो प्रयोग कर रही है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश डैश का प्रयोग करना। किस चीज़ का प्रयोग करना है जो बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? तो देखिए इसका सही जवाब है पोर्टफोलियो के माध्यम से। पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या होता है? एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड। अब रिपोर्ट कार्ड में जो टीचर ने जो जो कमियां देखी हैं बच्चे के अंदर, उन सभी पर चर्चा होती है पेरेंट्स से या प्रिंसिपल से, जिससे भी जो है, और वो बताया जाता है कि बच्चा आपका किन किन चीज़ों में अच्छा है, किन किन चीज़ों में थोड़ा सा ख़राब है, और उस पर जो है जिन चीज़ों में कमी होती है, जिन चीज़ों में वो ख़राब होता है, पढ़ाई हो या लिखाई हो या किसी चीज़ आर्ट में हो या खेल कूद में हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। तो बच्चे का आकलन का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट पॉइंट। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये जो है ये जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसमें जो है बच्चे का पूरा मूल्यांकन होता है, संपूर्ण मूल्यांकन होता है। ठीक है। तो विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलुओं पर जो है मूल्यांकन करना ही जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन ए। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन होता है कि किस चीज़ की रुचि है उसका मूल्यांकन किया जाता है, या बालक के ज्ञान और बोध का मूल्यांकन होता है उपस्थिति के समय, या बालक में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का जो है मूल्यांकन होता है। लेकिन इसमें हर पहलुओं पर का मूल्यांकन होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक तकनीक है किस चीज़ के लिए? तो ये देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो तकनीक है वो है निदानात्मक तकनीक, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर इसे कह लीजिए रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं? तो कल्पनाशील बनाने के लिए बच्चे को जो है सोचना पड़ेगा, और ये जो है ऑप्शन देखिए तो अपसारी जो है प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका। अपसारी प्रश्न का मतलब है कि लीक से ये टॉपिक पे चर्चा करनी है, इस टॉपिक पर हमने कई जो है चीज़ें सोची हैं। ठीक है। इसे कहते हैं अपसारी चिंतन या अपसारी प्रश्न।
और यह कई बार होता है कि हम इसी टॉपिक पर जो है हर जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी पे घूम घूम के देते हैं, तो वो अभिसारी होता है। मतलब एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन और एक प्रॉब्लम का कई सॉल्यूशन मतलब अपसारी सॉल्यूशन। और जो है अभिसारी में जो है एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन। ठीक है, आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।